संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोण की तुलना और अंतर बताना है। ठीक ना? कैसे लिखेंगे? एक कीवर्ड है संसदीय संप्रभुता, उसके बाद से ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोण की तुलना करनी है और अंतर बताना है। तो मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग करवाते समय आप लोगों से, विशेष करके जो मेंटरशिप के बच्चे बैठे हैं, बातचीत हुई है क्या? हाँ, क्वेश्चन सेम है वो अलग बात है, लिखने का तरीका सबको पता होना चाहिए, है ना? अब देखिए इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? संसदीय संप्रभुता का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? संसदीय संप्रभुता, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है, तो समझ लीजिए कि संसदीय संप्रभुता एक संवैधानिक सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है शासन के अन्य सभी अंगों जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका या अन्य निकायों पर संसद की सर्वोच्चता। ठीक, लिखा हुआ है तो लिखने का जरूरत नहीं है, जो आंसर आप लोगों को मिलेगा उसमें एज इट इज लिखा हुआ है। संप्रभुता का मतलब क्या? हाँ, मतलब निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, जिस पर कोई सीमा नहीं हो, किसी प्रकार का निर्णय लेना हो, कोई इसके ऊपर दबाव नहीं हो। बात किसके संदर्भ में की जा रही है? संसद के संदर्भ में। तो संसदीय संप्रभुता कहने का मतलब क्या? संसदीय सर्वोच्चता। तो बस एक लाइन, संसदीय संप्रभुता का अर्थ है शासन के अन्य सभी अंगों पर संसद की सर्वोच्चता। ठीक ना? ये तो एक लाइन हो गया। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का डिफिनेशन प्लस, चूंकि ब्रिटिश और भारतीय दोनों के संसदीय व्यवस्था के दृष्टिकोण की तुलना करनी और अंतर बताना है, तो इंट्रोडक्शन को इसी में एक लाइन आगे बढ़ाएंगे, जो आप लोगों ने लिखा कि एक ऐसा संवैधानिक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत, जिसका अर्थ होता है कि संसद को शासन के अन्य सभी अंगों, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के ऊपर सर्वोच्चता प्राप्त है। ब्रिटेन और भारत दोनों ही देशों में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो मैं कहां कार्यपालिका विधायिका बोल रहा हूं? मैं संसदीय शासन प्रणाली बोल रहा हूं। ध्यान से सुनिए और लिखिए, आप लिख लीजिए, लिखिए। संसदीय संप्रभुता का अर्थ मैंने बताया था कि संसदीय संप्रभुता का अर्थ होता है शासन के अन्य सभी अंगों जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका या अन्य सभी निकायों पर संसद की सर्वोच्चता। कुछ और लिखा है? चूंकि 4 बार मैं बोल चुका हूं और एक भी बार मैंने गलत नहीं बोला, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, तो अगर कुछ गलत आपने लिखा है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक? और भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन दोनों की विकास की प्रक्रिया एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग अलग रहे। इसके कारण दोनों के बीच में पर्याप्त अंतर भी है। ठीक ना? समानताएं तो बहुत है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लेकिन अंतर है। तो समानताओं पर हम लोग को बातचीत नहीं करनी है, अंतर पर बातचीत करनी है। समानताएं क्या क्या है, ऐसे बस जानने के लिए। ये अंतर है, समानता नहीं है। गलत है। हाँ, सही है। हमेशा बड़ा नहीं, छोटा छोटा भी सोच लीजिए। अभी तो टाइम पास के लिए क्वेश्चन मैंने पूछा, तो उसी तरीके से बता दीजिए कि भाई हमारे यहाँ भी 2 सदन है, उनके यहाँ भी 2 सदन है, हमारे यहाँ। हाँ, ठीक है। तो नहीं, अपने घर के स्तर पर भी देखा जाता है। घर में भी आपके कोई एक संप्रभु होंगे, अपने घर को एक देश मान लीजिए, और शायद मेरे हिसाब से संप्रभुता परंपरागत भारतीय समाज में पिता नाम का एक संस्था होता है, पिता, फादर, उसमें निहित होती है। अभी चूंकि फेमिनिज्म का दौर बढ़ रहा है, समाज में समानता बढ़ रही है, अधिकारों की मांग बढ़ रही है, तो कहीं पर मातृत्व अगर सत्ता है तो माता भी होती है।
आपके घर के सारे आंतरिक और बाहरी फैसले वही करेंगी। तो आपके घर के मामले में वो संप्रभु हैं, ऐसे ही समाज के मामले में, क्लास के मामले में, ये हर स्तर पे इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ठीक ना। अच्छा, राजनीति क्या होता है ये आप लोगों को पता है? सोचिएगा, बताइए क्या होता है पॉलिटिक्स? अच्छा, मैं कहता हूं मैं पॉलिटिशियन हूं। अच्छा, बेचारा जो वार्ड काउंसलर है यहाँ का, नेता तो वो भी है ना, पॉलिटिक्स में तो वो भी है, वो देश के लिए नीति बना रहा है, बना के दिखा दे। बहुत मजेदार क्लास है। 3 शब्द है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस, अंतर आप लोग पता कर लीजिएगा। ठीक ना। तो ऐसे छोटे छोटे शब्द जो होते हैं ना, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा वहां से डिराइव्ड है कि संप्रभुता का शब्द का इस्तेमाल क्या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है? नहीं, प्रत्येक स्तर पे होता है। वैसे ही राजनीति सिर्फ राज्य, राष्ट्र या विश्व स्तर पे नहीं होती है। ठीक, परिभाषा सही से समझ में आ जाएगी तो अपने आप चीजें वो डायमेंशन खुल जाती है। खैर, आ जाइए, इंट्रोडक्शन हो गया। संसदीय संप्रभुता बतानी है। संसदीय संप्रभुता क्या है? तो फिर से एक बार बोल दे रहा हूं। इसका अर्थ होता है, संसदीय संप्रभुता का अर्थ है शासन के अन्य सभी अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका या और भी कोई निकाय है के ऊपर संसद की सर्वोच्चता। क्योंकि भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाती है, तो यहां पर कई समानताएं हैं इस व्यवस्था में, लेकिन दोनों के ऐतिहासिक विकास क्रम और पृष्ठभूमि में अंतर रहा है, इसलिए यहां पर पर्याप्त अंतर भी पाए जाते हैं। और अब हम लोग अंतर, क्वेश्चन ऐसा कभी भी पूछा जाए 150 शब्द में, तो इसी तरीके से बताना है। इधर क्या लिख देना है? यूके का, ब्रिटेन का। इधर लिख देना है इंडिया। लिखने से कोई नाराज नहीं होगा ना? नहीं, आजकल बहुत लोग नाराज हो रहे हैं, इसलिए दोनों है, इंडिया भारत, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना देख ले। और तुलना के कुछ आधार बनाएंगे। जैसे पहला जो आपने बोला था अभी, कानून निर्माण की, विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रिटेन और भारत दोनों के संसद की तुलना कर रहे हैं ना। तो ब्रिटेन में क्या है? विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता है वहां की संसद। हमारे यहां क्या है? संसद तो है ही, इसके अलावा राज्य भी तो है, राज्य विधानमंडल है। इससे भी अगले लेवल पर जाएंगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो बॉडीज बनाई गई हैं, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, इनके पास भी 10वीं और 11वीं अनुसूची का, 11वीं अनुसूची मतलब म्युनिसिपैलिटीज से और 10वीं अनुसूची मतलब पंचायतों से, अगर राज्य ने अधिकार दे रखा है वही विधि बनाते हैं। क्या? हाँ, किसी भी स्तर पे। एडीसी एक्चुअली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही तो एक टाइप है, इसीलिए हमारे पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज लिखने की जगह मैंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिखा, स्थानीय स्वशासन। तो एडीसी का मतलब क्या होता है? वही थीम में आएंगे तो वही हो जाएगा। दूसरा, इसके अलावा कई बार न्यायिक निर्णयों से हमारे यहां कानून बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दिया और वो कानून बन जाता है। तो हमारे यहां एकमात्र संस्था नहीं है, एकमात्र सत्ता कानून निर्माण की संसद नहीं है, पावर बटा हुआ है। ब्रिटेन में क्या है? ये व्यवस्था क्यों है? क्योंकि वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक ना। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मार्क्स बढ़ जाता है कि चूंकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था कहने का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब राज्य के कई प्रकार होते हैं। एक होता है यूनिटरी मतलब एकात्मक, एक होता है संघात्मक, एक होता है परिसंघात्मक मतलब कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन या यूनिटरी। ठीक ना। तो यहां पर एक ही स्तर होता है, राज्य नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, स्थानीय शासन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, सिर्फ केंद्र ही केंद्र है। तो वहां पर अलग अलग सूचियां होंगी नहीं, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची है ही नहीं।
तो क्या होगा, कानून निर्माण की या विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता किसके पास है, वहां की संसद के पास है। तो ये अंतर है। दूसरा क्या क्या नहीं है, बड़ा सोचिए थोड़ा सा। एक हम लोगों ने कॉलम बनाया क्या कि विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता है, दूसरा विधि निर्माण की असीमित शक्ति है इसके पास। क्यों है, क्योंकि लिखित संविधान नहीं है। है ना, चूंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, मतलब निश्चित संविधान नहीं है। अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन में संविधान है या नहीं है, तो है ना, संविधान वहां पर भी है, बस हम लोग की तरह एकदम अच्छे से सजा करके कवर लगा करके भारत का संविधान जैसे लिखा है वैसे ब्रिटेन का संविधान नहीं लिखा हुआ है। लेकिन किसी भी देश का शासन कुछ निश्चित नियम कानूनों के समुच्चय, मतलब जो गुच्छे होते हैं, उन्हीं से चलाए जाते हैं। अगर उनकी शासन व्यवस्था चल रही है, इसका मतलब है कि सब कुछ उनके पास भी है, सिर्फ वो बाइंडिंग के वो बुक नहीं है। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि उनका संविधान लिखित नहीं है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि संविधान वहां का बहुत लचीला है, संसदीय सर्वोच्चता है और राज्य की शक्ति पर कोई सीमा ही नहीं है। राज्य की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, इसका मतलब क्या, उसकी कानून निर्माण की शक्ति असीमित हो जाती है, वो जो चाहे वो कानून बना सकती है। कोई किताब में पढ़ रहा था कल ही, तो उसमें एक लाइन मिला था कि ब्रिटिश संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो खुद को भी समाप्त कर सकती है। एक कानून बना दे कि आज से हाउस ऑफ कॉमन्स खत्म होता है तो हो जाएगा। तो ब्रिटिश संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो खुद को भी समाप्त कर सकती है और किसी स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। ठीक ना, वो भी पहले की बात हो गई जब बेचारा ने लिखा होगा डाइसी ने, अब तो वो भी हो सकता है। ठीक है, हमारे यहां चूंकि लिखित संविधान है इसलिए असीमित नहीं है। ठीक ना, संविधान का अनुच्छेद 13(1) और 13(2) ये साफ साफ कहते हैं। 13(1) क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के पहले यदि कोई भी ऐसी विधि है जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों से सुसंगत नहीं है तो उस सीमा तक शून्य हो जाएगी। मतलब संविधान के लागू होने के पहले अगर कोई भी कानून है, जैसे आईपीसी कब का है, 1860 का था। इंडियन एविडेंस एक्ट कब का था, 1946 का था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है कब का है, ये भी 1860 के आसपास का ही है। तो ऐसी मतलब जितनी तमाम विधियां हैं, अगर उसमें से भी कोई मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो वो खारिज हो जाएगा। 13(2) साफ साफ कहता है कि संविधान के लागू होने के पश्चात आप कोई ऐसी विधि नहीं बना सकते जो भाग 3 के अधिकारों से सुसंगत नहीं है। इसका मतलब क्या कि लिखित संविधान होने के कारण विधि निर्माण की शक्ति सीमित हो जाती है और ब्रिटेन में क्या है, असीमित है। तीसरा क्या हो सकता है, संसद के अंग के रूप में क्राउन की शक्ति। संसद के अंग के रूप में राजा या क्राउन की शक्ति कैसी है, अत्यंत कमजोर है, अत्यंत कमजोर, कुछ नहीं कर सकते हैं। 1688 के बाद से आज तक जितने बिल्स भेजे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, एक पर भी कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एक ही काम है, साइन करना, साइन करना, साइन करना। मजाक की भाषा में कहा जाता है कि अगर अभी कौन है वहां के, राजा या रानी, रानी है या राजा है, तो अब किंग चार्ल्स के पास एक बिल जाए कि आज शाम 4 बजे आपको टेम्स नदी के ऊपर जो पुल बना है उसके ऊपर लटका करके 50 कोड़े मारे जाएंगे। ठीक ना, इसके लिए संसद कानून बना रही है, तो नहीं रोक पाएंगे। कहा जाता है कि इतने कमजोर है वहां के क्राउन संसद के अंग के रूप में। हमारे यहां संसद के अंग के रूप में कौन है, राष्ट्रपति है। और क्या राष्ट्रपति उतने ही कमजोर हैं, पर्याप्त शक्तियों से लैस हैं। ठीक ना, इनके पास 74(1) है, 74(1), 74(2), इसके अलावा 111 है। इसमें साफ साफ है कि विधि निर्माण
मतलब विधायन की भूमिका में राष्ट्रपति का काम होता है अंतिम सहमति देना, और ये हर बिल पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक जो है उसको छोड़ दीजिए, तो हर जगह ये अपनी वेटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ इतना कमजोर नहीं है संसद के अंग के रूप में। तो ये तीसरा अंतर है संसदीय शासन प्रणाली का। और एक क्या अंतर आ जाएगा? क्या चीज? लचीला हमारे देश का संविधान है या ब्रिटेन का? उस लचीलेपन के सामने ये पत्थर नजर आएगा आपको, अपने देश का संविधान। ठीक, वहां का संविधान इतना लचीला है कि दिन भर में अगर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का और 100 बिल पास कर दिए, मतलब 100 कानून बन गए, मतलब संविधान में 100 संशोधन हो गए। वहां का हर कानून संविधान संशोधन के समान ही होता है। तो बहुत ही लचीला, जब है ही नहीं तो उसमें संशोधन क्या करना, जो लिखा वही सर्वोच्च विधि बन गई। ठीक ना, तो बहुत लचीला है। एक है जुडिशरी के पावर के रूप में, ठीक ना, विधि निर्माण करना भारत के संसद का भी काम है, ब्रिटेन के संसद का भी काम है। लेकिन विधि निर्माण के पश्चात जुडिशरी उसको कितना कंट्रोल कर सकती है, इसके आधार पर भी इसकी हम एक तुलना करेंगे। क्या है? 744 हमारे संविधान में है ही नहीं। अच्छा नहीं नहीं, अब अगर क्लास का लेवल ऐसा है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 74 सिंपल सा एक लाइन बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक ना, जिसके सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा भेजे गए सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकेंगे और पुनः दी गई संशोधित सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक ना, मतलब हमारे राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है अनुच्छेद 74 के अनुसार, 74(1) के अनुसार, कि राष्ट्रपति संसद द्वारा भेजे गए किसी भी विधेयक को कम से कम एक बार तो लौटा ही सकता है। दो बस यहां पर शर्तें हैं कि धन विधेयक ना हो और संविधान संशोधन विधेयक ना हो। ब्रिटेन के क्राउन ने आज तक क्या बोला कि 1688 से लेकर के आज तक एक भी बिल वापस नहीं भेजा पुनर्विचार के लिए, जो आया उसको साइन कर दिया। ठीक, इसके अलावा 111 में वीटोज के बारे में बात की गई है, पॉकेट वीटो है। अगर संविधान संशोधन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति किसी भी बिल को अपने जेब में डालकर बैठ सकता है, ठीक ना, और जेब में डाल करके बैठ करके दिखाए हैं वर्षों तक। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे बिल को वो खारिज कर सकता है, अपनी सहमति देने से ही मना कर देगा। ठीक ना, तो ताकतवर है। एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकता है नहीं कि मैं इस बिल को खारिज करता हूं, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक ना, चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे जुडिशरी की भूमिका को लेकर के, तो एक लाइन यहां पर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, NJR, नो जुडिशियल रिव्यू। चूंकि ब्रिटेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये विधायिका है, लेजिस्लेचर है मान लीजिए, ठीक ना, इसी का एक हिस्सा एग्जीक्यूटिव बन जाता है और इसी का एक हिस्सा जुडिशरी है। मतलब सब कुछ विधायिका में से ही निकला है। हमारे यहां कैसे है, ये लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव है और ये जुडिशरी है। हमारे यहां स्वतंत्र है, उनके यहां स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है तो क्या संसद द्वारा बनाई गई विधियों का वो स्वतंत्रता पूर्वक निर्वचन इंटरप्रिटेशन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। वहां पर NJR लिखने का मतलब क्या है कि इसी को लोग लिखते हैं, ये हम लोग भी पढ़ते हैं क्या, PEBL, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब है? ब्रिटेन में जहां जहां भी जुडिशरी की बात आई है वहां पर यही लिखा गया है कि वहां की जुडिशरी संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही निरीक्षण कर सकती है। ठीक ना, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि न्यायपालिका सिर्फ विधि निर्माण की प्रक्रिया चेक कर सकती है,
उसके उस कानून के अंदर क्या क्या बातें हैं नहीं देख सकती है, ठीक ना। जैसे कि विधि निर्माण की प्रक्रिया कहने का मतलब क्या है, मैं मान लीजिए जुडिशरी हूं, जज हूं, मुझे इंटरप्रिटेशन करना है और आप लोग पार्लियामेंट है कि एक कानून बनाना है शिक्षा के अधिकार को लेकर के, और पहले से संविधान में या रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा गया है कि जिनको जो कानून बनाने के पक्ष में है वो ग्रीन बटन दबाएंगे और जो सहमति नहीं देना चाहते हैं वो रेड बटन दबाएंगे, और ये प्रोसीजर जब तक पूरा नहीं होगा, मतलब बटन दबा करके ही काम होगा। वोट की काउंटिंग होगी, जो ग्रीन अगर ज्यादा है तो कानून बन जाएगा, ग्रीन अगर कम है तो कानून नहीं बनेगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया कि कुछ नहीं किया, बस पूछ लिया कि इस कानून के पक्ष में कौन कौन है, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया और हो गया कि कानून बन गया। मतलब विधि निर्माण की जो प्रक्रिया बताई गई थी कि ग्रीन बटन का इस्तेमाल करना है, रेड बटन का इस्तेमाल करना है, वोट की काउंटिंग करनी है, बहस करना है, ये कुछ नहीं हुआ। तो क्या होगा, वहां पर जुडिशरी बोलेगी कि आपने जो प्रक्रिया फॉलो की है वो विधि द्वारा बनाई गई नहीं है, ठीक ना। तो इस आधार पर मैं खारिज करने की कोशिश कर सकता हूं। खैर वहां की जुडिशरी ये भी नहीं कर सकती। और हमारे यहां क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, एनजीआर की जगह जेआर, और इसका कारण क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, न्यायोचित विधि प्रक्रिया। न्यायोचित विधि प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि न्यायपालिका न सिर्फ विधि निर्माण की प्रक्रिया बल्कि लॉ के अंदर, विधि के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंटेंट क्या है, उसको भी खोल करके पढ़ सकती है। अनुच्छेद 13(2) और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत राज्य का हाई कोर्ट। क्यों, 13(1) और 13(2) में दो बातें लिखी गई हैं, सीधा सीधा जुडिशियल रिव्यू शब्द का बात नहीं किया गया ना। 13(1) में लिखा गया है कि संविधान के लागू होने के पहले अगर ऐसी कोई विधि है तो हम उसको खारिज करेंगे। तो अभी 377 हो या 497 हो, सारे के सारे खारिज हो रहे हैं। क्यों खारिज हो रहे हैं कि अब कुछ अधिकार हमारे अनुच्छेद 21 में शामिल होते जा रहे हैं जो पहले नहीं थे, और 1860-61 की बनाई गई जो विधियां है आईपीसी की, वो सुसंगत नहीं हो रही है फंडामेंटल राइट से। इसलिए जुडिशरी क्या बोल रही है, हम खारिज कर रहे हैं अनुच्छेद 13(1) का आधार लेकर के। और 13(2) में क्या लिखा गया है कि संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। तो जब तक जुडिशरी विधि को खोलकर देखेगी नहीं कि लिखे क्या हो, एक एक अक्षर को पढ़ेगी नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी, तब तक कैसे क्लियर हो पाएगा कि संविधान को बंदों से सुसंगत है या नहीं है। इसलिए हमारे यहां क्या है कि जुडिशरी पढ़ती है, मतलब न्यायोचित विधि प्रक्रिया है, इसी के कारण जुडिशरी रिव्यू कर सकती है पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का, और अगर संविधान को बंदों से सुसंगत नहीं है तो क्या उसको खारिज कर सकती है, ठीक ना। हो गया, 150 के हिसाब से इतना तुलना काफी है। इसका निष्कर्ष में क्या बताएंगे, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में उन्होंने बताया अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आप लोग भी कुछ सोच करके बताइए कि इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिखा जाना चाहिए। गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक ना। अब गंभीर ऐसा नहीं कि अपने कलम में ईंट और पत्थर बांध के लिख रहे हैं कि लो इससे भारी शब्द क्या होगा। बौद्धिकता के स्तर पे क्या लिखेंगे कि एक लाइन में बता दीजिए कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, जबकि भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। दोनों देशों की व्यवस्थाएं उनके देश की परिस्थितियों के अनुकूल है, ठीक ना। चल रही हमको क्या समस्या है, ब्रिटेन के पास लिखित संविधान ना हो, कमजोर जुडिशरी ना हो, किस मामले में हमसे पीछे है। राज व्यवस्था को लेकर के अभी जो बातचीत हुई, किसी मामले में बता सकते हैं कि किस मामले में पीछे है। ऐसा नहीं कि भारत हर मामले में पीछे है, भारत बहुत से मामलों में बहुत से विकसित देशों से भी आगे है। जैसे हम लोग गणतंत्र हैं, अंग्रेज गणतंत्र है क्या? मैंने क्या बोला, अंग्रेज गणतंत्र है क्या? अच्छा, कहां लिखा है कि सिर्फ ब्रिटेन के लोग ही अंग्रेज कहलाएंगे? आपको कोई यूरोपियन दिखता है, फ्रांसीसी दिख जाएगा, जर्मन दिख जाएगा, अमेरिकी दिख जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग? माथे पर स्टिकर नहीं लगाया तो कि मैं फ्रेंच हूं, जर्मन हूं। एक आम भारतीय के लिए तो सारे के सारे अंग्रेज हैं, है ना। तो सारे अंग्रेज मतलब ऐसा नहीं कि गणतंत्र वो नहीं है, ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। आज भी वो लोग
क्राउन मतलब राजतंत्र के बोझ को नाम मात्र के लिए से ढोते हुए चल रहे हैं। क्यों रखा है अब वही जाने। ठीक, तो क्या लिख देना है कि उनके यहां पार्लियामेंट्री सुपरमेसी और हमारे यहां क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, संवैधानिक सर्वोच्चता है। दोनों देशों की व्यवस्थाएं अपने अपने देशों के परिस्थितियों के अनुरूप बनी है और धूमधाम से काम कर रही हैं और ठीक है। हाँ, अलग अलग है, लेकिन 150 शब्द में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, अगर तुलना अंतर लिखेंगे तो पहले एक हेडिंग बनाना पड़ेगा, उसके नीचे फिर हमको अंतर बताना पड़ेगा, तो आंसर वो लंबा हो जाएगा। यही हो गया, तुलना करें या अंतर बताएं। ठीक ना, तो तुलना करते हुए हम लोगों ने अंतर बता दिया। तुलना कहां बताया, इंट्रोडक्शन में बताया और कंक्लूजन में बताया कि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, संवैधानिक सर्वोच्चता है, उनके यहाँ संसदीय सर्वोच्चता है। ये एक तुलना हो गया और अंतर फिर हम लोगों ने देख लिया। ठीक, सामान्य तौर पे तुलना और अंतर में कोई फर्क नहीं। तुलना में बस समानता भी बता देनी होती है एक दो।